नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पूरे 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। फडणवीस सरकार की 3 भाषा नीति के विरोध में दोनों नेता पहली बार राजनीतिक रूप से एक मत दिखाई दिए। इस अवसर पर राज ठाकरे ने तीखा बयान दिया, जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिया। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। शिवसेना और मनसे ने फिर एक साथ आने के संकेत को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब हर साल 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा केंद्र द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद की गई है। साथ ही 3 से 9 अक्टूबर को मराठी भाषा सप्ताह भी मनाया जाएगा। ये फैसला राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। मुंबई में हिंदी बनाम मराठी विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस विवाद का बयान देते हुए कहा है कि भाषा के नाम पर दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की भाषाओं का अपमान हो। उन्होंने सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण नीति पर एक और अहम फैसला सुनाया है। अब ओबीसी स्टाफ की भर्ती में भी आरक्षण को शामिल कर लिया गया है। पहले ये आरक्षण केवल एससी, एसटी और अन्य वर्गों तक सीमित था। अब विकलांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना है और इससे लाखों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। ये दौरा गलवान झड़प के बाद उनका पहला आधिकारिक चीन दौरा होगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले चुके हैं। भारत और चीन के रिश्तों की पृष्ठभूमि में ये दौरा खास अहमियत रखता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के रामबन में 4 बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में 36 तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। हादसे की वजह एक बस के ब्रेक फेल होना बताया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हुई है और अब तक 30,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ 2008 के सड़क जाम और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले भी उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। लखनऊ में 1 लाख से अधिक अवैध निर्माण को वैध करने की तैयारी शुरू हो गई है। एलडीए की नई पॉलिसी के अनुसार 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर बने व्यावसायिक निर्माण को वैध माना जाएगा। इससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले ये निर्माण गैरकानूनी माने जा रहे थे। पुणे रेप केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। जिस युवक पर आईटी प्रोफेशनल युवती से रेप का आरोप लगा था, वह डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि पीड़िता का जानकार निकला है। पुलिस के अनुसार युवती और आरोपी के बीच सेल्फी भी मौजूद है। साथ ही ये भी साफ हुआ है कि किसी तरह का कोई नशीला स्प्रे इस्तेमाल नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े 2 शूटर्स को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी रोहतक हत्याकांड के बाद फरार चल रहे थे। रात करीब 1 बजे पुलिस ने सरेंडर करने को कहा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। पुलिस अब उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। डॉक्टर स्मिता मिश्रा को जनगणना 2027 का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1990 बैच की आईएएस अधिकारी सुमिता मिश्रा हरियाणा सरकार में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी भूमिका काफी अहम रही। साहित्य प्रेमी सुमिता एक देश की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया को अब लीड करेंगे। बिहार में वोटर कार्ड से आधार लिंकिंग के मामले पर बहस और तेज हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया पहले भी 2002 में 31 दिनों में पूरी की जा चुकी है। टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियां आधार को नागरिकता और पहचान का प्रमाण मानने का विरोध कर रही हैं। कानपुर में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को जादू दिखाने के बहाने स्कूल के कमरे में बुलाया और अश्लील हरकत की। छात्रा के विरोध करने पर उसने उसे डरा धमकाकर वापस क्लास में भेज दिया। बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र की एक शराब दुकान पर 1 महीने पहले छापेमारी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। यहां शराब की बोतलों में पानी मिलाकर बेचा जा रहा था। आबकारी विभाग की जांच के बाद दुकान को सील कर दिया गया है। दुकान के मालिक और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी स्कूलों की मरम्मत में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सिर्फ 4 लीटर पेंट की पुताई दिखाकर 168 मजदूरों का भुगतान करवाया। एक फर्जी बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भोपाल में 90 डिग्री फ्लाईओवर के बाद अब सरपीली सड़क वाला पुल लोगों की जान पर बनाया है। ऐशबाग इलाके में इस ब्रिज पर 2 हादसे हो चुके हैं। ड्राइवरों को कुछ ही सेकंड में 4 तीखे मोड़ पार करने पड़ते हैं। डिजाइन को लेकर लोगों की भारी नाराजगी है। देश भर में मानसून सक्रिय हो चुका है। दिल्ली, यूपी, बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला एथलीट स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति तैयार की है। इस ड्राफ्ट पर पटना में विशेषज्ञों की बैठक हुई। इस नीति का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और करियर को सुरक्षित करना है। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने 90वें जन्मदिन से पहले घोषणा की है कि वे अब भी 30 से 40 साल और जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे 130 साल तक जीवित रहकर दुनिया को शांति का संदेश देना चाहते हैं। मैक्लोडगंज के मुख्य मंदिर में उनके लिए दीर्घायु प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।